टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रॉलेट एक्ट, बट बिफोर स्टार्टिंग मैं थोड़ा सा पीछे का रिविज़न करना चाहूँगी कि हमने क्या पढ़ा था, बिकॉज क्लियरली आप लोग ने ढंग से वीडियो देखते नहीं हो, समझते नहीं हो, ना क्वेश्चंस पूछते हो और गलत आंसर्स लिख के दे देते हो। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी इंडिया की एट दैट टाइम वाज वेरी पुअर। ये कॉजेज़ हैं कि क्या 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 रीजंस थे, और क्या यही रीजंस थे जो इंडियंस को समझ में आया कि उनको एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ज्वाइन करना चाहिए और उनके अंदर एक नेशनल फीलिंग आई। सो दीज ऑल वर द रीजंस थे, पिंक से मार्क्ड हैं। देन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, महात्मा गांधी विद द रिटर्न ऑफ हिज ही इंट्रोड्यूस्ड एंड कॉइन्ड द टर्म सत्याग्रह। उन्होंने फिर ये समझाया सबको, एंड मीनिंग ऑफ सत्याग्रह भी इस पैराग्राफ में। देन मैंने क्लियरली डिस्कस करा था प्रीवियस वीडियो में कि सत्याग्रह जो कहाँ कहाँ उन्होंने ऑर्गेनाइज करा था। 3 एग्जाम्पल्स हैं, मैंने ब्लू से मार्क कर दिए हैं। प्लीज़ मेक द करेक्शंस। ओके, देन वी आर स्टार्टिंग विथ द रॉलेट एक्ट। नाउ emboldened with the success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act of 1919। अब गांधी जी ने एक डिसाइड करा कि एक नेशन वाइड सत्याग्रह करा जाए जो अपोज करे किसको, रॉलेट एक्ट को ऑफ 1919। नाउ ये एक्ट जो था वो हरिडली पास करा गया था बाय द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। तो ये सारे इंडियन मेंबर्स अपोज करने के बाद भी ये रॉलेट एक्ट पास करा गया था। तो इस रॉलेट एक्ट में होता क्या था, रॉलेट एक्ट में गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर आ जाती थी कि वो रिप्रेस कर सके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, अलाउ कर सके डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, मतलब 2 साल तक वो जेल में रख सकते थे बिना कोर्ट के ट्रायल के। सो दिस वाज ये सब रॉलेट एक्ट क्यों पास हो रहे थे कि जितने भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं इंडियंस के उनको दबाया जा सके, जितने भी रेबेलियंस हैं उनको सप्रेस करा जा सके, जितने भी रिवोल्ट्स हैं उनको दबाया जा सके। तो गांधी जी ने नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करा था अगेंस्ट दिस रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज विच वुड स्टार्ट विद द हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। ये कब स्टार्ट होगी, 6 अप्रैल को ये हड़ताल उन्होंने सोचा था कि स्टार्ट होगी। इट विल बी अ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज। अब रैलीज़ निकाली गई थी इन वेरियस सिटीज़, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए थे, रेलवे की वर्कशॉप्स पे शॉप्स बंद कर दी गई थी। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड स्कैर्ड that lines of communication such as railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalist। मतलब नेशनलिस्ट को वो करा जा सके, सप्रेस करा जा सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि अब तो सप्रेस करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया, बहुत ज़्यादा फैल गया था और बहुत तेज़ी से चल रहा था। जो लोकल लीडर्स थे उनको they were picked up from अमृतसर एंड महात्मा गांधी was barred from entering दिल्ली, मतलब उनको दिल्ली में आने से मना कर दिया गया था। जो भी लोकल लीडर्स थे उनको अमृतसर से उठा लिया गया था। और 10 अप्रैल को द पुलिस स्टेशन इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशंस। अब ये सब तो हो ही रहा था, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा दिल्ली तक कि सप्रेस करने के लिए उन्होंने लोकल लीडर्स को अमृतसर से उठा लिया और गांधी जी को दिल्ली आने से मना कर दिया गया। सो इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में पब्लिक ने क्या करा, इसी
सब चलते हुए जो एक पीसफुल प्रोसेशन था अमृतसर में, वहाँ पे पुलिस ने फायर कर दिया उनके पीसफुल प्रोसेशन पे 10 अप्रैल को। तो अब इसने क्या शुरू कर दिया, इसने अब सबको लगा कि दिस इज़ वेरी अनजस्ट, तो उन लोग ने इसके खिलाफ वाइड स्प्रेड अटैक्स करे बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशंस पर। तो व्हाट प्रोवोक्ड द वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशंस? व्हेन ऑन 10th April a police in Amritsar fired upon a peaceful procession. This resulted in provocation of widespread attacks. ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये इतनी चीज़ भी समझ में आ गई। अगर कोई डाउट हो अभी वीडियो पॉज करो एंड यू कैन आस्क। नाउ मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। अब मार्शल लॉ को इम्पोज करा गया और जनरल डायर ने कमांड ले लिया। और 13th April पे द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। वी ऑल नो दैट कि जनरल डायर के कमांड पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। उन्होंने एक पीसफुल क्राउड पर गोलियां चलवाई थी। नाउ लेट्स सी द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। On that day, on 13th April, a crowd of villagers who had come to Amritsar to attend a fair gathered in a closed ground of जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग एक पार्क टाइप्स था जहाँ पे एक विलेजर्स आए थे अमृतसर के एक गैदरिंग अटेंड करने के लिए। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी दे वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ क्या था कि कहीं पे भी बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं होगी, दैट हैड बीन इम्पोज्ड। अब ये लॉ इम्पोज कर दिया गया था पर उसके बारे में लोगों को बताया नहीं गया था। तो जब आप लोगों को बताओगे नहीं तो उनको पता चलेगा नहीं, और अगर वो कुछ भी करेंगे तो आप उनको पनिशमेंट दे सकते हो। तो दिस वॉज द मेन रीज़न ऑफ द मार्शल लॉ। तो यही हुआ कि अब ये सिटी से भी बाहर था तो किसी को मार्शल लॉ के बारे में पता भी नहीं था। इसी चीज़ का जनरल डायर ने फ़ायदा उठाया और ही ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स और ओपन फायर कर दी किस पर, ऑन द इनोसेंट क्राउड, किलिंग हंड्रेड्स। नाउ बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी दे वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड। Dyer entered the area, blocked the exit points and opened fire on the crowd, killing hundreds. His object, as he declared later, was to produce a moral effect. This is very ironic, क्योंकि अगर किसी के अंदर इतनी morality होती तो वो hundreds of people को मारता नहीं, जहाँ पे बच्चे बूढ़े सब present थे। To create in the minds of सत्याग्रहीज a feeling of terror and awe, कि सबके वो मेनली इसका मोटिव था कि वो दहशत बना सके लोगों के मन में कि अगर वो पीसफुल भी करेंगे तो भी देयर विल बी सीवियर पनिशमेंट। नाउ एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। अब जैसे ये न्यूज़ आई जलियांवाला बाग की तो क्राउड बहुत गुस्से में आ गई थी और स्ट्रीट्स पर उतर आई थी काफ़ी नॉर्थ इंडियन टाउन्स में। देयर वर स्ट्राइक्स, clashes with the police and attacks on government buildings. Now, what was the effect? Strikes, clashes और with the police and attacks on government buildings. पर गवर्नमेंट ने भी ब्रूटल रिप्रेशन दिया, सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल, मतलब लोगों को नीचा दिखाने के और उनमें दहशत बनाने के लिए। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स एंड डू सलाम टू ऑल द साहिब्स। मतलब आप देख रहे हो कि कितना ह्यूमिलेट करा जा रहा था, कितना नीचा दिखाया जा रहा था उन लोगों को। चाहे सत्याग्रही थे, मतलब दे वर नॉन वायलेंट प्रोटेस्टेंट्स, बट तो भी उन लोग को ह्यूमिलेट करा जा रहा था।
People were flogged and villages around Gujranwala in Punjab, now in Pakistan, were bombed. Bombing भी करी गई थी. Seeing violence spread, Mahatma Gandhi called off the movement. Now अब people were flogged मतलब और जितने भी villages थे अराउंड दी गुजरावाला जब अब पाकिस्तान में वहाँ पे बॉम्बिंग करी थी किसने? दी प्रोटेस्टेंट्स ने. जो सत्याग्रही थे वो अब वॉयलेंस एक्ट में आ गए थे. ये सब देखकर महात्मा गांधी ने मूवमेंट को बंद कर दिया. With the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. मतलब सिर्फ cities और towns में ही ये widespread Rowlatt सत्याग्रह देखा गया था. महात्मा गांधी now felt the need to launch a more broad-based movement in India. और अब महात्मा गांधी को लगा कि उन्हें अब एक broad base और बड़ा movement करना पड़ेगा. But he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and the Muslims closer together. अब he was also aware कि Muslims और Hindus में there is a social difference कि सब इतने पास पास नहीं है. तो उनको लगा कि अब सबको साथ में एक यूनिटी बनानी पड़ेगी और सबको साथ में अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स लड़ना पड़ेगा. One of way of doing this he felt was to take up the Khilafat issue. The First World War had ended with the defeat of the Ottoman Turkey, and there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, the spiritual head of the Islamic world. To defend the Khilafiya's temporal powers, the Khilafat Committee was formed in Bombay in March 1919. A young generation of Muslim leaders like brothers of Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on the issue. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी और ये रूमर्स थी कि जो रूलर है ऑटोमन एम्पायर का, दी ऑटोमन टर्की, उस पर हार्श पीस ट्रीटी मतलब उसके नेगेटिव इम्पैक्ट में बनेगी. अब as he was the head of the Islamic world, the spiritual head of the Islamic world, तो जितने भी मुस्लिम्स थे उस टाइम पर तो they in some way looked upon to him. तो उनको लगा कि अगर साथ में लाना है तो उसका इतना वो करना, उसको इतना ह्यूमिलिएट करना सही नहीं होगा. तो इसी को डिफेंड करने के लिए a खिलाफत कमिटी was formed. Now when was the Khilafat community formed? It was formed in Bombay in March 1919. Young generations of Muslim leaders like brothers of Muhammad Ali and Shaukat Ali डिस्कस करने लगे महात्मा गांधी के साथ कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इतने मास एक्शन के लिए इस इशू पर. गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट. उनको लगा कि अब मुस्लिम्स को भी जोड़ा जा सकता है इस नेशनल मूवमेंट से. एट द कैलकटा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 ही कन्विंस अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट एज वेल फॉर स्वराज. तो उन्होंने कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ इन 1920 पे ये कन्विंस करा सारे लीडर्स को कि अब एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बनाएं जिसमें वो सपोर्ट करें खिलाफत मूवमेंट को और स्वराज के लिए मतलब फ्रीडम के लिए भी. So we had done the Jallianwala Bagh incident, the Rowlatt Act, the martial law and Jallianwala Bagh, and then we came to know about खिलाफत मूवमेंट एंड दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का डिस्कशन क्यों हुआ था. सो वी हैव डन टिल हियर. अभी भी कोई डाउट हो पॉज द वीडियो एंड सेंड इट टू द ग्रुप. नाउ कमिंग टू व्हाई नॉन कोऑपरेशन. In his famous book
Hind Swaraj, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of the cooperation. अब as we have studied कि जब ब्रिटिश एम्पायर में मोस्टली द आर्मी वॉज ऑफ द सिपॉयज़, जो इंडियन सिपाही थे, तो कहीं ना कहीं हम लोग ने भी तो मदद करा है ब्रिटिशर्स को ऊपर उठने के लिए. एंड इट वाज नॉट जस्ट द सोल्जर्स, इट वाज द रूलर्स एज वेल. रूलर्स ने भी काफ़ी ट्रीटीज़ और सब साइन करा था. अगर इंडिया एट दैट टाइम यूनिफाई होके लड़ लेता तो ब्रिटिशर्स का रूल कभी भी नहीं होता. बट ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया और उनकी हम लोग पे इम्प्लीमेंट भी हो गई, इसलिए दे वर एबल टू रूल अस. सो उन्होंने कहा इन बुक हिंद स्वराज, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटिश रूल सिर्फ इंडिया में इसलिए चल रहा है क्योंकि हम लोग उनका कोऑपरेशन कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं. इफ़ इंडियंस रिफ्यूज़ टू कोऑपरेट, अगर इंडियंस मदद करना बंद कर दें या उनके साथ कोऑपरेट भी करना बंद कर दें तो ब्रिटिश का रूल इंडिया में कोलैप्स कर जाएगा, गिर जाएगा विद इन अ ईयर, एक ही साल में. एंड स्वराज वुड कम, एंड स्वराज मीनिंग फ्रीडम वुड कम. नाउ हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट. अब एक नॉन कोऑपरेशन एक मूवमेंट कैसे बनाया जा सकता है. गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड नॉट अनफोल्ड इन स्टेजेस. इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड and a boycott of civil services, army, police, courts and legislative councils, schools and foreign goods. अब गांधी जी ने बोला कि जो कॉरपोरेशन है वो पहले, एक तो मूवमेंट कैसे बनेगा. मूवमेंट ऐसे बनेगा कि कोई ये स्टेजेस में नहीं होगा कि पहले हम ये करेंगे फिर हम ये करेंगे. नो, इट विल बी इमीडिएट कि सरेंडर ऑफ, सबसे पहले जो टाइटल्स कर दिए जाएं जो गवर्नमेंट ने दिए हैं. बॉयकॉट हो सिविल सर्विसेज का, आर्मी का, पुलिस का, कोर्ट्स का, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, स्कूल्स का, फॉरेन गुड्स का, सबका बॉयकॉट कर दिया जाए. और देन इन द केस ऑफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसोबीडियंट कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड. और अगर गवर्नमेंट यूज़ करती है मोड्स ऑफ रिप्रेशन, दबाने का, तो एक पूरा फुल सिविल डिसोबीडियंट कैंपेन लॉन्च करा जाएगा. थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट. वो लोग सपोर्ट ढूंढ रहे थे मूवमेंट के लिए. कौन? महात्मा गांधी एंड शौकत अली. नाउ many within the Congress were however concerned about the proposals. अब कांग्रेस के अंदर ही वो लोग प्रपोजल्स के लिए थोड़े से कंसर्न्ड थे. They were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920 and feared that the movement might lead to popular violence. अब वो लोग इसलिए डर रहे थे कि कहीं बहुत बड़ा वायलेंस ना हो जाए, बहुत वायलेंट एक्ट्स ना हो जाए. In the months between September and December, there was an intense tussle within the Congress, मतलब लड़ाई और बहुत ज़्यादा arguments. For a while, there seemed no meeting point between the supporters and the opponents of the movement. मतलब supporters आते थे तो opponents नहीं आते थे, opponents आते थे तो supporters नहीं आते थे. Finally, at the Congress session at Nagpur in December in 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. तो कहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट हुआ था? इन नागपुर इन दिसंबर 1920, एक कॉम्प्रोमाइज़ पर. नाउ वी विल डू टिल हियर ओनली. नाउ let's do a revision of this. Why non-cooperation movement? फर्स्ट ऑफ ऑल महात्मा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडियन अगर कोऑपरेट ना करे ब्रिटिशर्स के साथ तो ब्रिटिशर्स का रूल विद इन 1 ईयर कोलैप्स कर जाएगा और फ्रीडम मिल जाएगी. और नॉन कोऑपरेशन स्टेजेस में नहीं होगा, इट विल बिगिन. हाउ विल द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगिन?
It will begin with the surrender of titles that the government awarded, boycott of civil services, army, police, court, legislative, mainly जो भी ब्रिटिशर्स ने बनाया था. देन इन द केस अगर गवर्नमेंट रिप्रेशन यूज़ करती है तो एक फुल डिसोबीडियंट कैंपेन लॉन्च करा जाएगा. और इसके मेन लीड्स कौन थे? महात्मा गांधी एंड शौकत अली. देन कांग्रेस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए थे. दे वर फियरिंग कि अगर मूवमेंट कहीं पॉपुलर वायलेंस ना लीड कर दे, उससे ये ना हो जाए. और सपोर्टर्स, कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, एक सपोर्टर्स की और एक ओपोनेंट्स की. पर फाइनली at the Congress session in Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation movement was adopted. So this is important. We will do it here only and do the next in the next class. If you have any problem, you can put your doubt in the group. It will be answered.